तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं जेट और नेट पेपर 1 का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 ये हमारा वीडियो है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 50। बट उससे पहले हम लोग जो है इसका नोट्स को भी एक बार देख लेंगे। देखिए, 84 पेज का पीडीएफ है जिसमें आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रेडी किए गए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और उससे पहले नोट्स है। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है, यूनिट 1, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। पहले मैं थियोरेटिकल टॉपिक को पूरा कवर करूंगा, ठीक है, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2 में यूनिट 10, जिसका नाम है हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है, यह यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम का, जिसमें आपको ये सारी टॉपिक पढ़नी है, यानी कि उच्च शिक्षा अधिगम और प्राचीन भारत में शिक्षा। ठीक है, सुंदरता के बाद भारत में उच्च शिक्षा और शोध का उद्भव, फिर भारत में प्राच्य परंपरा और गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक और तकनीकल यानी कि वोकेशनल एंड टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में, फिर मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा, नीतियां, सुशासन और राजनीति प्रशासन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसका पहले मैं आपको नोट्स दूंगा और उसके बाद फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और ये सारे नोट्स, ठीक है, आपको ये ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। इस ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट में बताऊंगा ऐप के बारे में, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा वीडियो को। ठीक है, यह ऐप है ज्ञान सागर, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको इंस्टॉल कर लेना है और आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक, उसके बाद मोबाइल नंबर और नाम आएगा, ओटीपी, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको आना है ऑल कोर्सेज पे। ठीक है, ऑल कोर्स में आने के बाद आपको यहाँ से ये वाला झारखंड जॉब कोर्स परचेज करना है। 25 रुपया का कोर्स है, सिर्फ 25 रुपया का। 4 साल के लिए आपके झारखंड जॉब कोर्स में जितने भी ऑनलाइन झारखंड में एग्जाम होते हैं सबका फ्री मिलेगा। 4 साल तक सिर्फ 25 रुपया में, हाँ, सबका नोट्स मिलेगा और वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ 25 रुपया में। इसके अलावा झारखंड बीएड सेमेस्टर 1 to 4 का कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, 25 से शुरू होगा, 25 से 27 तक, मतलब इन फ्यूचर जितना आगे तक जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा झारखंड में जितना भी होता है जैसे सी, जेपीएससी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबके बहुत सारे पीडीएफ नोट्स वहाँ पे अपलोड है ऑलरेडी, और जेट का भी यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, और इन फ्यूचर जेटेट का होगा उसका भी अपलोड किया जाएगा, सीटेट का भी किया जाएगा। सिर्फ 25 रुपया एक बार लगाइएगा तो आपका सब कुछ फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज मैंने फीस नहीं रखा है, बस इसलिए रखा है ताकि किसी को, मतलब फ्री में दे देने से ना आदमी इसको यूज नहीं करता है। ठीक है, मुफ्त का सामान की वैल्यू नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए एक छोटा सा प्राइस रखा गया है। ठीक है, ऐप के माध्यम से सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, 25 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार बैठेंगे तो 2 समोसा खाने में खत्म हो जाता है ना, नहीं 5 समोसा होगा यार। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजीसी नेट पेपर 1, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम उच्च शिक्षा प्रणाली, यहाँ पे पहले नोट्स दिया जा रहा है, उच्च शिक्षा अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो पहले आपको ये नोट्स पढ़ना है। नोट्स इसमें आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल, मतलब पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की, ये भी आपका बिहार में है। ठीक है, और बौद्ध शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। वल्लभी गुजरात में था और एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन के लिए बहुत फेमस था। ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपको एजुकेशन की विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, चलिए इसको मैं शॉर्टली पार कर देता हूँ, केवल अभी हम लोग आएंगे। फिर जब भारत आजाद हुआ उसके बाद शिक्षा पे क्या जोर दिया गया, ये सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ना है, जिसकी स्थापना डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, सॉरी, इसके चेयरमैन थे। और इसके बाद फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग जो डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, जिसे मुदालियर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। कोठारी कमेटी के बारे में पढ़ना है, एकदम शॉर्ट में जो आएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं। पहले एजुकेशन पे जीडीपी का 6% दिया जाता था, और वर्तमान समय में 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ 2025 ओनली 3% to 4.6% जो है जीडीपी का एजुकेशन पे दिया जा रहा है। तो समझ रहे हैं कि जीडीपी का हमारा एजुकेशन धीरे धीरे घट रहा है। शादी के बाद ना पढ़ाई लिखाई चौपट हो जाता है ना जी।
जितना पढ़ना लिखना है ना आगे ही पढ़ लो, उसके बाद उम्मीद कम है कि पढ़ाई होगा। मतलब 95% संभावना है कि नहीं ये होता है पढ़ाई लिखाई, 5% संभावना है कि होगा। चलिए, जो जो फैमिली लाइफ में है वो समझेंगे। हालांकि मैं फैमिली लाइफ में नहीं हूँ, बट लोगों के एक्सपीरियंस से सीखता हूँ। चलिए, जीडीपी का पहले 6% था, अभी 3 से 4% दिया जा रहा है। फिर आपको पढ़ना है यूजीसी के बारे में। यूजीसी के बारे में पढ़े होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूजीसी ही ये जो आपका नेट एग्जाम है वो कंडक्ट करवाती है प्रत्येक साल, ठीक है, नेशनल लेवल पे। एक मिनट, ठीक है। और यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। 1956 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। हालांकि इसके जो पहले चेयरमैन होते हैं वो सीडी देशमुख होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो विनीत जोशी शायद, हाँ विनीत जोशी ही हैं इसके चेयरमैन, ठीक है। यूजीसी यही संस्था है जो भारत में सभी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करती है। फिर आपको एआईसीटीई के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एआईसीटीई इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया, ठीक है, काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो भारत में जितना भी आईआईटी होता है, एनआईटी होता है, इन सब के बारे में यही कंट्रोल करती है और इसकी स्थापना 1997 को की गई। फिर एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। 1961 में इसकी स्थापना की गई, 1961 को। और भारत में 6 to 12 का जो एजुकेशन होता है, खासतौर पर 9 to 12, यह पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है। चलिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका जेक बोर्ड हो, मतलब सॉरी स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। इग्नू सबको मालूम है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, 1985 में स्थापना की गई और यह भारत का एक ओपन यूनिवर्सिटी है और भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी भी है, सबसे बड़ा, ठीक है। इवन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। नेट के बारे में आपको फुल फॉर्म मालूम ही होगा, ठीक है। इसका होता है नेशनल असेसमेंट एंड, क्या जिसको बोलते हैं यार, एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। ये नेक 1994 में बना और इसमें यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग दी जाती है, A++ सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग है, जो कि इग्नू को मिला हुआ है, ठीक है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, डीयू को मिला हुआ है, इस तरह से A+ होता है। फिर आपका ए होता है, फिर B++। झारखंड में मात्र एक यूनिवर्सिटी है जिसको, मतलब हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, उसको मिला हुआ है, ठीक है। हालांकि एनआईटी आईआईटी उस सबको तो मिलता ही है और आईआईएम वगैरह को उस सबको A+ ही मिलता है, ठीक है। तो बाकी अगर बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी का, सब का स्टेट यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है जो B++ भी लाए, ठीक है। हाँ, एक लाई है, DSPMU। चलिए, NIRF रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो 2015 में से शुरू किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट को रैंक 1 रैंक 2 दिया जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, IIT मद्रास को रैंक 1 मिला है, ठीक है। एम्स जो दिल्ली है उसको रैंक 1 मिला है, ठीक है। तो इस तरह से इस यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग दिया जाता है और 2015 में ये शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या बोलते हैं यार, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग एंड फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, इसके बारे में पढ़ना है। फिर भारत में 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, NEP, ठीक है। 1968 को, 1986 को और अभी चल रहा है 2020 को। और ये एक आया था NEP जो कि क्या था, वो टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज के लिए था, ठीक है। ये सब आपको याद करना है। NEP 2020 जो आया 5+3+3+4 के मॉडल पे चल रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एंड मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है इसमें, यानी कि आप बार बार एडमिशन ले सकते हैं और बार बार निकल भी सकते हैं, आपकी जैसे मन करे पढ़ाई, ठीक है। चलिए, इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरा नोट्स आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि हर कोई समझ सके, हर भाषा को समझ सके, और दोनों भाषा आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। और ये सारा नोट्स सभी मतलब पेपर 1 कंप्लीट, उसके बाद हमारा पेपर 1 जैसे ही कंप्लीट होगा पूरा का पूरा आपको दे देंगे फिर प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 200 यूनिट कंप्लीट करने के बाद। और NEP 2020 में पहले MPhil होता था, मास्टर ऑफ फिलोसफी, इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, एंड कर दिया गया है, इसको डिस्क्लोज कर दिया गया है MPhil प्रोग्राम को। चलिए, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं।
ये सारा नोट्स आपको 25 रुपया में मिलेगा सब कुछ। और यही नहीं, केवल झारखंड में होने वाले जितना एग्जाम 4 साल तक एक बार आप कोर्स ले लीजिएगा तो 2025 में ले रहे हैं, 29 में खत्म होगा ये 25 रुपया में 4 साल तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, 50 है। आप लोग नोट्स को पढ़ लीजिएगा, नोट्स थोड़ा सा लंबा है और हर प्रश्न आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 4 विकल्प हैं और कोड कलर कोड किया गया है। ठीक है, और ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं, आपके 9 और 7 को टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आ जाता है हमारा यहाँ पे 50 एडवांस लेवल बाइलिंगुअल क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और जेट एग्जाम में, क्योंकि जेट जो है यूजीसी नेट के मुकाबले इजी आएगा। ठीक है, यूजीसी नेट के मुकाबले इजी आएगा, क्यों? क्योंकि यह अभी एक बार एग्जाम ही लिया है 2006 में, दूसरी बार एग्जाम नहीं लिया है, तो केवल ऊपर ऊपर सही लेवल से ही क्वेश्चन रेडी करेगा। ठीक है, और इजी भी होता है जेट कंपेरिजन टू नेट। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो प्राचीन भारत में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें ज्यादा फोकस दिया गया था आत्म साक्षात्कार और चरित्र निर्माण पे। ठीक है, चलिए, सेल्फ रियलाइजेशन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गुरुकुल प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो गुरुकुल प्रणाली पहले चलती थी, ठीक है, और उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि वहां पे आपको रह के शिक्षा ग्रहण करना होगा और फ्री में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम फीस रखेंगे 5,000। ठीक है, आज के ज़माने में आप बोलिएगा आप भी तो फीस रखेंगे 25 रुपया, अरे भाई ये फीस नहीं है। ठीक है, ये मेरा सर्वर चार्ज है, समझ रहे हैं ना? सर्वर चार्ज ऐप को बनाने में 30,000 रुपया खर्चा हुआ है, तो मैं 25 रुपया लेके कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं बनने वाला हूँ। ठीक है, या लखपति। चलिए आगे देख लेते हैं। तो निःशुल्क एवं आवासीय शिक्षा, इसमें आपका फ्री एंड रेसिडेंटल एजुकेशन दिया जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा सबका क्वेश्चन आपका आंसर लास्ट में दिया गया है। इस जब सब 50 क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन का आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो शिक्षा प्रणाली थी किस पर आधारित थी? ठीक है, ऑन व्हाट वाज द टीचिंग सिस्टम ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी बेस्ड? तो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में फैला हुआ है और यहीं पे चाणक्य हो गए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चाहे बिंबिसार हो गए। ठीक है, इन सभी लोग यहीं से पढ़ के निकले हैं और पूरे वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी था पाकिस्तान में। और देखिए आज पाकिस्तान की सिचुएशन, बिहार में भी बहुत पुराना पुराना यूनिवर्सिटी था और बिहार का सिचुएशन, मतलब जहाँ पे पहले शिक्षा का उदय हुआ वहीं पे अभी अस्त हो गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? तो वहां पे जो है पर्सनलाइज्ड इंडिपेंडेंट लर्निंग, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अध्ययन। आपको जो पढ़ने का मन है अपने अनुसार आपकी जो स्किल्स है उस पर फोकस कीजिए, ये था। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अध्ययन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान किस कारण से थी? तो देखिए नालंदा जो यूनिवर्सिटी है अभी भी बिहार में चल रहा है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक है, और बिहार में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था बिहार में। और यह पहचान किस लिए जाना जाता था? तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल से स्टूडेंट पढ़ने आते थे, चाइना से पढ़ने आते थे। ठीक है, और भी बहुत दूर दूर से पढ़ने आते थे, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी था और यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा बहुत ज़्यादा दी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में संघ जीवन की भूमिका क्या है? व्हाट रोल डिड संघ लाइफ प्ले इन बुद्धिस्ट एजुकेशन? तो देखिए बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो संघ की भूमिका थी वो कैसे थी? देखिए संघ मतलब यहाँ से आप मीनिंग भी निकाल सकते हैं कि एक समूह में। ठीक है, तो सामूहिक अध्ययन और संवाद चलता था, कलेक्टिव स्टडी एंड डायलॉग चलते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिएगा यार, मतलब मॉर्निंग को ही ना इन लोग आ जाता है बाजा लेके, फेरी वाला। हालांकि सबका अपना अपना काम, हर कोई अपना काम ही कर रहा है। ठीक है, चलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने बोया का माइक यूज किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है कि वैदिक शिक्षा में परीक्षा की अवधारणा क्या थी? व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन वैदिक एजुकेशन? तो वैदिक एजुकेशन में परीक्षा की अवधारणा क्या थी?
किस रूप में ली जाती थी? परीक्षा लिखित रूप में, या ऑब्जेक्टिव टाइप में, या ग्रेड प्रणाली में, या मौखिक मूल्यांकन और आचरण में? तो वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वैदिक काल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो ये सब उस टाइम पे जब आर्य भारत में आए थे वैदिक काल में, उस टाइम पे मौखिक मूल्यांकन और आचरण परीक्षण किया जाता था, ओरल बिहेवियरल, ठीक है, इवोल्यूशन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने गर्गी और मैत्री का नाम सुना होगा। कौन है ये गर्गी और मैत्री? गर्गी और मैत्री कौन थी? तो देखिए, प्राचीन काल में विदुषी महिला थी। विदुषी मतलब बहुत स्कॉलर, विद्वान थी, ठीक है। तो एंशियंट फीमेल स्कॉलर्स थी, विद्वान महिला थी प्राचीन काल में, गर्गी और मैत्री। अगला है हमारा, प्राचीन विश्वविद्यालय की शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था? तो प्राचीन विश्वविद्यालय जो चल रहे थे उसमें शिक्षा केंद्र बिंदु क्या था? व्हाट वाज द कोर फोकस ऑफ एंशियंट यूनिवर्सिटीज कैरिकुलम? तो देखिए, कोर फोकस किसमें किया गया था? वेद, दर्शन और व्याकरण पे। आप सबको मालूम होगा, वेद पे फिलोसफी किया जाता था और ग्रामर्स को कंठस्थ करवाया जाता था, ठीक है, उपनिषदों को कंठस्थ करवाया जाता था। अब यूनिट 2 शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद, एक मिनट, हाँ, जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है, आजाद हो गया, उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन पे और खास तौर पे हायर एजुकेशन पे और रिसर्च पे क्या क्या डेवलपमेंट के काम किए वो इसमें पढ़ना है। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम लोग आज़ाद कब हुए? 1947 में, ठीक है। जब आज़ाद हुए तो भाई पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात, खाने को लाले पड़े हुए थे ना। चलिए, तो राधा कृष्ण आयोग सबसे पहले बनता है 1948-49 में, ठीक है, 1948 और 49 में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन के द्वारा। इनका एम क्या था? तो एम था विश्वविद्यालय में नैतिकता और स्वायत्तता लाना, ठीक है, मॉरलिटी एंड ऑटोनॉमी इन यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज में मॉरलिटी एंड ऑटोनॉमी लाना इसका मेन पर्पज था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है कोठारी आयोग, ठीक है, कब बना? तो 1964 और 66 में बना। इसका रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? मेन शीर्षक क्या था कोठारी आयोग का? 1964 और 66 में बना था ये जो कोठारी आयोग, ठीक है। तो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ था, या एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था, या एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट था, या एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी था? तो देखिए, कोठारी आयोग का मेन जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वह क्या था? इन लोग फोकस किया था ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट अक्रॉस नेशन, पूरे देश में विकास, शिक्षा और संपूर्ण विकास पूरे भारत में। यह कोठारी आयोग 1964 से 66 की रिपोर्ट का शीर्षक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाली पहली वैधानिक संस्था किसे बनाया गया? तो आपको मालूम है 1956 में बनाया गया यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। और इसके अभी मैंने बताया कि पहले अध्यक्ष कौन थे? द्वारिकानाथ सीडी देशमुख। हालांकि जब मतलब अलग होता है 1956 में, जब इसे वैधानिक निकाय बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानिए। इसे बनाया गया 1953 में, ठीक है, बट कानूनी रूप से इसे बनाया गया 1956 में। कब? 1956 को यूजीसी को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है और 1953 में इसे बस बनाया गया, ठीक है। और वैधानिक निकाय कब प्राप्त हुआ? 1956 में। तो जब 1953 में बना तब इसके चेयरमैन कौन थे? सीडी देशमुख, सॉरी, सीडी देशमुख बाद में बनते हैं, ठीक है। और मतलब इसके पहले जो चेयरमैन होते हैं, जब इसको ही अगर पूछे कि इसके प्रथम चेयरमैन कौन है, और अगर ऑप्शन में वहां पे दे दे शांति स्वरूप भटनागर, तो सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर बने। परंतु जब इसे कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ 1956 को यूजीसी को, उसके बाद बनते हैं सीडी देशमुख, द्वारिकानाथ चिंतामन देशमुख, सीडी चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख, यार सीडी देशमुख ना, राखी नहीं घर हम बाद में ले लो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? AICTE का प्रमुख कार्य क्या है? AICTE, ठीक है। तो आपने अगर बीएड का कोर्स किया होगा, या डीएलएड का कोर्स किया होगा, या एमएड का कोर्स किया होगा, चाहे नाम भी सुने होंगे, तो आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। सॉरी, एनसीटीई के बारे में चला गया। ये आपका जनरली आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम
के लिए होता है, टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसकी स्थापना जो है आपका 1987 में किया गया, 1987 को किया जाता है एआईसीटी की स्थापना, ठीक है। और किसके लिए, तो जितने भी बीटेक कीजिए, चाहे आप एमटेक कीजिए, ठीक है, चाहे एमबीए कीजिए, तो टेक्निकल और मैनेजमेंट के लिए इसको तैयार किया गया था, स्पेशली टेक्निकल के लिए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और इसमें जितना भी आईआईटी आया था, चाहे आईआईटी आईएसएम हो, चाहे आईआईटी खड़गपुर हो, चाहे आईआईटी दिल्ली हो, चाहे आईआईटी बॉम्बे हो, ठीक है, चाहे एनआईटी जमशेदपुर हो, चाहे एनआईटी वारंगल हो, चाहे एनआईटी पटना हो, मतलब आईआईटी, एनआईटी, बीआईटी, आईआईएम, ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके एआईसीटी के द्वारा फॉलो किए जाते हैं रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है नेक। नेक की स्थापना कब हुई? अभी हमने पढ़ा है कि नेक की स्थापना 1994 में होती है। कब? 1994 में। और इसका काम क्या है? यह यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग देता है, ग्रेडिंग पॉइंट, ठीक है, A+, B+, A++, ठीक है। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नेक 1994, तो यह शुरू किया गया था 1994 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, NIRF का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में। यह क्या काम करता है? तो यह पूरे अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में कौन सा यूनिवर्सिटी 1 नंबर है, कौन 2 नंबर पे है, कौन 10 नंबर पे है, कौन 14 नंबर, कौन 15 नंबर, इस तरह से रैंक निकालती है। तो झारखंड का जो IIT ISM है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इसका 14th रैंक आता है। कितना? 14th, यानी कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, और इस सब झारखंड का यूनिवर्सिटीज का तो काउंट ही नहीं किया जाता, इतना घटिया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो IIT ISM जो इसका 14th रैंक था, NIT जमशेदपुर का आई थिंक कितना जो रैंक है यार, याद नहीं आ रहा है, चलिए छोड़िए। तो झारखंड में 2 ही 3 गो इंस्टीट्यूट है, मैं कुछ कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है, मैं नाम बता दे रहा हूँ, एक बार याद कर लीजिए। कभी इन फ्यूचर अगर आपको अपना बेटा बेटी को पढ़ाना होगा, शायद आप तो पढ़े नहीं होंगे, और पढ़े होंगे तो फिर यहाँ पे आप नहीं आते, या तो IIT ISM झारखंड का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका NIT जमशेदपुर, ठीक है, ये सेकंड टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है झारखंड का। थर्ड नंबर पे आ जाता है IIM रांची, IIM रांची, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है निफ्ट, सॉरी फोर्थ नंबर पे BIT मेसरा आएगा, BIT मेसरा, ठीक है, ये फोर्थ नंबर पे आ जाता है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है निफ्ट, ठीक है, जिसको फाउंड्री फोर्स पहले नाम से जाना जाता था, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी निफ्ट, ये हटिया में है, स्पेलिंग अच्छा से नहीं लिखा रहा है। इसके बाद आपका ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। उसके बाद XLRI में भी आप एडमिशन करवा सकते हैं, बट XLRI उतना फेमस नहीं है, फिर भी सही है। XLRI ये जमशेदपुर में है, ठीक है। और इससे और एक छोटा सा नीचे है XIXS, ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है झारखंड के, ठीक है। चलिए इन फ्यूचर में सोचिएगा यहाँ पे वही लोग पढ़ा पाएंगे जिसका मतलब मिनिमम इनकम, मिनिमम 50,000 प्लस है, वही इन सब इंस्टीट्यूट में अपने बेटा बेटी को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। 50,000 से प्लस है तो सोचिएगा, नहीं तो फिर चलिए नहीं होगा, बजट ही नहीं बना पाएंगे आप उतना। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो ये NIRF रैंकिंग 2015 से शुरू किया गया, ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटी एक दूसरे से कंपटीशन करे और आगे बढ़ने की क्षमता लाए। NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER का लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो देखिए NEP 2020 जो है ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो रखा गया है, कितना परसेंट को टच करने का रखा गया है, इसको 50% तक टच करने का रखा गया है। कब तक? ये भी डेट आता है कि 50% तो टच तो करना है, लेकिन कब तक? 2035 तक, 2025 तक, ठीक है, सॉरी 35 तक। 15 साल का टारगेट लिया गया है कि 15 साल के अंदर हमको जो है टच करना है GER 50%। चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे NEP 2020 के अंतर्गत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का उद्देश्य क्या है। तो देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, अभी आपको ABC ID बनाना पड़ेगा। ABC ID क्या होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें जो है डिजिटल डेटा का रिकॉर्ड रखा जाता है, आपका विद्यार्थी क्रेडिट अंक डिजिटल रूप से सुरक्षित करना इसका मेन पर्पज है, ठीक है। स्टोर एकेडमिक क्रेडिट डिजिटली, और जब आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे यूनिवर्सिटी के पास सारा डेटा आपका चला जाता है ऑनलाइन मोड में, ठीक है। उसी को बोलते हैं ABC डिटेल, ABC ID बनाना।
एमफिल डिग्री के संबंध में एनईपी 2020 ने क्या प्रावधान किया है? तो देखिए अभी मैंने बताया कि इसको क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, डिस्क्लोज कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। हालांकि रांची यूनिवर्सिटी सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एक मेंटल हॉस्पिटल है। सीआईपी रांची पागल खाना अंग्रेज लोगों ने बना के गया था 1918 में। ठीक है। यहाँ पे अभी भी एमफिल हो रहा है और एमफिल कौन कंडक्ट करवा रही है? रांची यूनिवर्सिटी। तो इसका जो वैल्यू है मतलब इसी साल तक, हालांकि बैन हो गया है फिर भी इन लोग कैसे चला रहा है यार, मुझे तो मालूम नहीं। अगर इनको क्या बोलते हैं छानबीन आएगा तो बैन करा देगा, सबका डिग्री अनवैलिड हो जाएगा। चलिए, तो झारखंड यही है, समझ रहे हैं कि मतलब दवा भी अगर एक्सपायर हो रहा है फिर भी चला रहा है इन लोग, उसी तरह से सब कुछ कर रहा है इन लोग। एजुकेशन एक्सपायर हो गया फिर भी इन लोग घीस पीट के चला रहा है। HECI के 4 अंगों में जो है NHER का काम क्या है? तो ये हायर एजुकेशन से रिगार्डिंग एक निकाय है और इसका काम क्या है? इसका काम है रेगुलेशन। ठीक है, क्या करना है? रेगुलेशन इसका काम है, यानी कि नियमन इसका काम है। आप नोट्स में पढ़िएगा इसके बारे में। ठीक है, HECI के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF का गठन क्यों किया गया? ठीक है, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन क्यों किया गया है? NRF का गठन, देखिए जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स मतलब विश्वविद्यालय, सॉरी स्कूल्स मैंने बोल रहा हूँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो है रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना के लिए, ठीक है, ताकि अलग अलग रिसर्च आए। आईसी मतलब आप अगर रिसर्च टॉपिक में काम किए होंगे तो आपको मालूम होगा, एक होता है ICSSR। मैंने एक रिसर्च NIT जमशेदपुर में मैंने रिसर्च पे काम किया था, ठीक है, तो मुझे मालूम है। ICSSR होता है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको रिसर्च सौंपते हैं। नीति आयोग का बहुत सारा रिसर्च होता है। तो रिसर्च टॉपिक को आपको जो है रिसर्च इन्वेस्टिगेटर होते हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ठीक है, JRF होते हैं, उसके बाद आपका इसमें क्या बोलते हैं डायरेक्टर होते हैं। तो इन सब कोई मिल के 25 लाख का 15 लाख का एक आता है रिसर्च। तो ये रिसर्च को कंडक्ट करवाते हैं और वो अपना जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में लाया गया, लेकिन झारखंड में केवल कुछ ही यूनिवर्सिटीज जो है इसको अडॉप्ट करती हैं, जैसे कि NIT जमशेदपुर, IIT ISM, ठीक है, अरे यार NIT जमशेदपुर, IIT ISM, IIM रांची भी करता है और CUJ भी करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को भी बहुत ज़्यादा रिसर्च मिले हैं। DSPMU को भी कुछ रिसर्च मिले, कुछ SKMU को भी मिला है। रांची यूनिवर्सिटी का रिसर्च के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, और रिक्रूटमेंट आता है तो उन लोग अंदर ही अंदर में सब सेटिंग करवा लेता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है NRF का गठन क्यों किया गया? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, ठीक है, तो ताकि विश्वविद्यालय में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए इसका मेन लाभ है शिक्षा में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। ठीक है, शिक्षा में लचीलापन लाना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना। यूनिट 3 आता है हमारा, प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम। देखिए 3 प्रकार की एजुकेशन हमारे सामने अभी उभरी है। एक है ओरिएंटल मतलब प्राच्य, दूसरा है ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत चलते आ रहा है, और एक है नॉन ट्रेडिशनल जो कि वर्तमान समय में जागरूक हुआ पिछले 30, 20, 50 सालों में। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है प्राच्य, ओरिएंटल लर्निंग जिसको कहा जाता है। ठीक है, प्राच्य शिक्षा, इसमें जो है खास तौर पे एजुकेशन हम आपको दिया जाता है कुछ स्पेशल एंशियंट लैंग्वेज की, जैसे क्लासिकल लैंग्वेज लाइक संस्कृत, पाली, पर्शियन। ठीक है, इन सभी भाषाओं की नॉलेज दी जाती है इसमें आपको प्राच्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल लर्निंग में आपको जो है स्पेशल नॉलेज दिया जाता है फॉर जो हमारा परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, भारतीय ज्ञान प्रणाली जो परंपरागत रूप से चलता आ रहा है। ठीक है, ठीक है, परंपरागत ज्ञान प्रणाली में आपको जो है ट्रेडिशनल लर्निंग दिया जाता है, पारंपरिक शिक्षा पद्धति के बारे में दी जाती है जानकारी। फिर आता है नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग। नॉन ट्रेडिशनल लर्निंग जो होता है इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें नया नया, देखिए पहले ओपन एजुकेशन नहीं चलता था। ओपन एजुकेशन माने या ऑनलाइन एजुकेशन नहीं चलता था और इग्नू जैसा संस्था नहीं था पहले। तो देखिए इसमें जो डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये हमारा नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब ये आधुनिक समय में
जागरूक हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी और डिस्टेंस भी। आज हर स्टेट में लिखिएगा कि एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी होता है, जैसे झारखंड में भी है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू तो है ही है, ठीक है। बिहार में है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे देख लेते हैं, उड़ीसा में भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है। तो हर एक स्टेट का अपना अपना यूनिवर्सिटी हो गया है। अगला जाता है स्वयं और एनपीटेल का संबंध किससे है। तो देखिए ये दोनों जो है ना ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करता है और इसका डीटीएच में चैनल भी आ गया है, ठीक है। स्वयं प्रभा आपने नाम सुना होगा, एनपीटेल, ये सब जो है आपका ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और ये आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्वयं प्रभा ये सब आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। एम ओ ओ सी का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। और एक चीज जान लीजिएगा कि आपको ना यूजीसी नेट या जेट, ये मत सोचिएगा कि टीचर आपको पार करा देगा, नहीं। टीचर मात्र ना आपको गाइड कर पाएगा, थोड़ा सा हिंट दे पाएगा। ओनली 25% ही टीचर का रोल होता है यूजीसी नेट और जेट में, शायद 25% भी ज़्यादा बोले, 10% ही रोल होता है टीचर का, ठीक है, या गाइडर का। 90% पढ़ाई आपको खुद ही करना होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं टीचर का कोर्स लेके मैं पार लग जाऊंगा, चाहे कोई भी टीचर बोल रहा हो कि आप मेरा कोर्स लीजिए और कंप्लीट पढ़ लीजिए पार लग जाइएगा, मैं बोलता हूँ बुड़बक बना रहा है। यूजीसी नेट खुद लिखता है, यूजीसी, ठीक है, कि उनका जो सिलेबस है वो फॉलो कीजिए, ठीक है, ना किसी टीचर का। तो आप उनका सिलेबस फॉलो कीजिए और बुक्स भी आपको नहीं, क्योंकि उन लोग हर बार अपडेट करके क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो कोई टीचर का सिलेबस लेके आप ये मत सोचिएगा कि पढ़ के पार लग जाएंगे, ठीक है। आपको खुद से नोट्स बनाना होगा, खुद से पढ़ना होगा। और ये टीचर के फील्ड में नहीं बल्कि हर एक फील्ड में काम यही नॉलेज अप्लाई होता है, ठीक है। आज का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टीचर आपको नहीं बोल सकता कि एकदम 100% की आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे, ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान हो। हाँ, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और 90+ स्कोर करते हैं, तो अब तो फिर मान लीजिए कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सबसे बड़ा अभी मतलब क्या बताएं, क्वालिफाई अगर करना है तो सबसे बड़ा रोल प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट मैं देता हूँ 50 क्वेश्चंस का, जब कंप्लीट हो जाएगा 10 तब, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, इंडियन नॉलेज सिस्टम IQS का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में सेमेस्टर 1 में इसको पढ़ाया भी जा रहा है एक सब्जेक्ट के तौर पे। इंडियन नॉलेज सिस्टम उनका सब्जेक्ट का ही नाम है। अभी जो ग्रेजुएशन जितना बच्चा कर रहा है ना, BA BCom BSc, सबको एक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो भारत के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना इसका काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाता है NSDC का नाम सुने होगा आपने। NSDC का स्थापना का उद्देश्य क्या है, मतलब भारत में जितना भी टीचिंग बॉडीज है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स है, सब आपको इसमें पढ़ना है हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना 2009 में होती है, ठीक है। और क्या पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो स्किल डेवलपमेंट का काम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यह जो है स्किल डेवलपमेंट करता है, कौशल विकास करता है और प्रशिक्षण देता है, प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। इसी के तहत एक ये नंबर होगा, बी नंबर नहीं, स्पोर्ट वाला नहीं है, ठीक। इसी के तहत भारत में एक योजना चलती है, नाम सुना होगा आपको, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसकी स्थापना 2015 में की जाती है, ठीक है। अलग अलग जगह पे स्किल इंडिया की स्थापना की गई और यही आपका प्रोवाइड करता है NSDC, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे PM, क्या है, PMKVY योजना का फोकस क्या है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का फोकस क्या है, तो व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, वोकेशनल स्किल्स दी जाती है 3 महीना 6 महीना की, ठीक है। अगला जाता है AICTE आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अच्छा, मेरा जब तक से 20% वार्निंग ना दे दे तब तक मैं क्लास लूंगा। AICTE का आउटकम बेस्ड क्या है, तो देखिए AICTE आउटकम बेस्ड क्या है इसका, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो टेक्निकल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है। अभी हमने पढ़ा है आउटकम बेस्ड एजुकेशन। आउटकम मतलब होता है कि परिणाम आधारित शिक्षा, ठीक है। और यह IIT और NITs में फॉलो किया जाता है। OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस नहीं। और ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन मतलब क्या परिणाम क्या निकल रहा है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि क्या दर्शाता है, मतलब परिणाम आधारित होना चाहिए।
तो अधिगम के स्पष्ट परिणामों पर आधारित है। ठीक है, आउटकम बेस्ड मतलब कि परिणाम पे आधारित है। एजुकेशन बेस्ड ऑन क्या, तो ये बी नंबर है क्या, नहीं जी सॉरी ये नंबर, अरे यार पूरा आप यहाँ पे हो गया, मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, इधर क्या है ना कि लाइन काट देता है यार, और लाइन कट जाता है ना तो मेरा फिर लैपटॉप अचानक से खत्म हो जाता है। आगे आ जाते हैं, तो बी कोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। बी मतलब बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज। ठीक है, बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज लाइक बीबीए, बीसीए। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बी वोकेशनल, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज जैसे कि उसमें आपको स्किल्स दिया जाता है, स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होता है ये आपका प्रोग्राम। ठीक है, जैसे बीसीए हो गया, बीबीए हो गया। ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है एनएटीएस और एनईपीएस का आपने नाम सुना होगा, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप के तहत लॉगिन किया जाता है। ठीक है, तो एनएटीएस और एनईपीएस दोनों जो है अप्रेंटिसशिप कराने के लिए एक पोर्टल है। ठीक है, तो एनईपीएस और एनईटीएस के योजना का उद्देश्य क्या है, अप्रेंटिसशिप और उद्योग आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट अप्रेंटिसशिप एंड वर्क इंटीग्रेटेड एजुकेशन। सॉरी दोस्तों, अब मुझे क्लास को ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है मेरा लैपटॉप अचानक से शट डाउन कर जाएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा अगर इससे गया तो। लाइन भी नहीं है हम लोग का इधर। ठीक है, गांव में यही तो प्रॉब्लम होता है। चलिए, ये पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन का आपको नोट्स एंड पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। और मैंने फीस भी इतना कम रखा है कि हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। 25 रुपया है यार, एक एग्जाम खत्म हो जाएगा, एक एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर आप भी आपका ऐप चलता रहेगा। ठीक है, जो भी एग्जाम आएगा, झारखंड कक्षपाल हो, चाहे कक्षपाल का तो तैयारी करेगा नहीं यूजीसी नेट का बच्चा, फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो सब झारखंड में जितना एग्जाम होगा सबका यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, बस 25 रुपया में। ठीक है, एक छोटा सा प्राइस रखे हैं ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके। और जो अदर इंस्टीट्यूट 5,000 3,000 फीस रखता है वैसा मैं फीस नहीं रखता हूँ। ठीक है, और एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको सक्सेस क्वालिफाई करना है तो आपको खुद पे पढ़ना होगा, खुद से पढ़ना होगा। ठीक है, ना मेरे पढ़ाई पे आपको अमल करने वाला है, ना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। हम लोग हेल्प कर सकते हैं बस आपको। ठीक है, खुद आप बुक्स लेके पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। हालांकि प्रैक्टिस सेट मैं ऑलरेडी आपको दूंगा। ठीक है, और टाइम टू टाइम अपडेट भी कर दूंगा। चलिए, और CSR नेट जो लोग नहीं भरे हैं, 24 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई करने का। आज हो गया यार 21 तारीख ना, और यूजीसी नेट का भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए, और जेट का तो 31 तारीख तक अप्लाई होगा। ये ऐप परचेज कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेगा 4 ईयर तक। ठीक है, सारे कोर्सेज। चलिए, थैंक यू, बाय। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।